भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था और ऐसा कहते थे कि भारत में दूध दही की नदियाँ बहती हैं। दूध दही की नदियाँ बहती थी, इसका मतलब ये था कि धन धान्य से भारत देश परिपूर्ण था। किसी प्रकार की इस देश में कोई कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या होता है, हमारे इस देश को किसकी नज़र लग जाती है। यूनान से अचानक से पहला हमला इस देश पर होता है। सिकंदर इस देश पर हमला करता है। सिंधु नदी के पास राजा पोरस के साथ सिकंदर का मुकाबला होता है। इस लड़ाई में सिकंदर हार जाता है। अपनी जान बचा करके सिकंदर को यहाँ से भागना पड़ता है। उसके सारे सेनापति, उसकी सारी सेना हिम्मत हार जाती है और वो सोचते कि अभी तो कगार पर ही पूरे देश के अंदर घुसना है, हमने तो पहला पड़ाव पार नहीं किया, इसलिए उसकी सेना जो थी वो हिम्मत हार जाती है। राजा पोरस का तीर सिकंदर को लगता है। सिकंदर यहाँ से भागता है और अपने देश में जाने के बाद कुछ समय बाद ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अपने राजा के अपमान का बदला लेने के लिए कुछ ही समय में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, वो सेना इकट्ठी करता है और भारत पर हमला करता है। तब तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस का युद्ध होता है। इस युद्ध में, इस लड़ाई में सेल्यूकस हार जाता है। सेल्यूकस की सेना हार जाती है। सेल्यूकस अपनी जान बचा करके अपने देश को भागता है और केवल जान ही नहीं बचाता है, अपनी जान बचाने के लिए सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करना पड़ती है और इस संधि में अपनी इकलौती पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, संधि करता है और अपनी जान बचा करके अपने देश को जाता है। थोड़े समय ही शांति इस देश में रहती है, लेकिन अचानक से हुणों का आक्रमण हो जाता है। हुण एक बर्बर जाति थी, जिंदे इंसान को तक खा जाते थे वो। चीन ने तो हुणों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी, जिसको चीन की दीवार कहते हैं। ऊपर से वायुयान से जब नंगी आंखों से धरती पर देखा जाता है तो केवल एक ही चीज दिखती है, इसको चीन की दीवार कहते हैं। इतनी बड़ी दीवार हुणों से बचने के लिए चीन ने बना दी थी। उन हुणों को हमारे यहाँ पास की राजा मंदसौर के राजा यशोधर्मा उनको परास्त करते हैं और न केवल परास्त करते हैं बल्कि अपनी देश की सीमा से बाहर तक खदेड़ते हैं। थोड़े ही समय बाद शकों का इस देश पर आतंक हो जाता है। शक आक्रमण कर देते हैं, लेकिन हमारे पास के राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शकों के साथ मुकाबला करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, शकों को परास्त करते हैं और शकों को परास्त करने के कारण ही वो शक संवत की स्थापना करते हैं। लेकिन संघर्ष का ये कारवां यहाँ नहीं रुकता है। थोड़े समय बाद इस देश में मुगलों का आतंक हो जाता है और जब मुगलों का आतंक होता है तो कहीं शिवाजी, तो कहीं महाराणा प्रताप, तो कहीं गुरु गोविंद सिंह अपने जान की बाजी लगा देते हैं और बाद में जाकर के मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन हो जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही इस देश में अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो जाता है और जब अंग्रेज आते हैं तो कहीं झांसी की रानी, कहीं तात्या टोपे, तो कहीं सुभाष चंद्र बोस, कहीं लाला लाजपत राय, तो कहीं विपिन चंद्रपाल, तो कहीं बाल गंगाधर तिलक, कहीं महात्मा गांधी, तो कहीं बहादुर शाह जफर। ऐसे तमाम क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ डट कर के मुकाबला करते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो स्वयं की कनपट्टी पर गोली सिर्फ इसलिए लगा देते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु स्वयं हंसते हंसते जवानी के दिनों में फांसी का फंदे पर झूल जाते हैं। ऐसे कई महापुरुष, कई क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को, आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखा, सतत संघर्ष किया, लेकिन कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद की जानकारी हम सब लोगों को है ही।